हेलो एवरीवन, दिस इज़ जो शांति मैम। आज के हमारे लेक्चर में हम कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना से रिलेटेड प्रश्न 8 मार्क्स के लिए आता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। या फिर अगर हम लोग पार्टीशन के संदर्भ में एक आंसर लिख रहे हैं तो हमारा पार्टीशन का माइलस्टोन शुरू होता है कैबिनेट मिशन योजना से। सबसे पहले हम लोग कैबिनेट मिशन योजना को देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तुरंत बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के लिए बनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के तुरंत बाद हम लोग क्रम अनुसार देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगा, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा थी जो कि 20 फरवरी 1947 में हुई थी। उन्होंने इस घोषणा में कहा था कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के पश्चात हम लोग माउंटबेटन योजना के बारे में देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं, वहाँ के नए वाइस रॉय बन के, और 24 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं। और उसके बाद ही वो कांग्रेसी नेता और मुस्लिम लीग के नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने माउंटबेटन योजना की शुरुआत की थी, और इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत का बंटवारा हो पाया था। इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना को हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर इसने संवैधानिक व्यवस्था की एक विस्तृत योजना मई महीने में प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा करके एक स्टेट पेपर तैयार किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना ने 3 बिंदुओं को सामने लाया, जो थे सबसे पहला भारत के भावी संविधान से, दूसरा संविधान निर्माण सभा से, तथा अंतरिम सरकार की व्यवस्था से। भारत के भावी संविधान के त्रिस्तरीय महासंघ का प्रावधान किया गया। इसमें भारत की एकता बनी रहती। इसमें केंद्रीय सरकार के हाथों में सिर्फ विदेश, रक्षा और संचार विभाग रहते। अन्य सभी विषयों पर प्रांतों का अधिकार रहता। प्रांतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों जैसे कि मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा को क समूह में, मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को समूह ख में, तथा पूर्वोत्तर बंगाल और असम को ग समूह में रखने की व्यवस्था की गई। तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। ये व्यवस्था भी की गई कि अगर कोई प्रांत एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में जाना चाहे तो नए संविधान के अंतर्गत हुए चुनाव के बाद ही वो ऐसा कर सकेगा। संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इनमें से 296 सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभाओं को अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक आधार पर करना था। शेष 93 स्थानों पर देसी रियासतों के प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे। इसकी प्रक्रिया बाद में निश्चित की जानी थी।
देसी रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वे या तो संघ में सम्मिलित हो अथवा प्रांत विशेष में। संविधान निर्माण के पूर्व एक अंतरिम सरकार का गठन होना था। इसमें 40% स्थान कांग्रेस द्वारा मनोनीत हिंदुओं, 40% मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत मुसलमानों और 20% अन्य भारतीय समुदायों को देने की व्यवस्था की गई। व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की। कैबिनेट मिशन ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्वतंत्रता नज़दीक आ गई है। इसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य समुदायों में मध्यस्थता विभाजन का एक विकल्प प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। कांग्रेस प्रांतों के समूहीकरण के पक्ष में नहीं थी। वो चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा अनुसार समूह चुनने का अधिकार मिले। वो इस तर्क से भी संतुष्ट नहीं थी कि आरंभ में समूहबद्धता अनिवार्य होगी तथा संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और नए निर्वाचन करवाए जाएंगे। इसके विपरीत मुस्लिम लीग की मांग थी कि समूहबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग को भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार हो। जिन्ना पाकिस्तान की मांग ठुकराए जाने से भी खफा थे। कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान विभाजन का विरोध अंत तक करते रहे। गांधी जी ने दुखी होकर कहा, जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। भले ही वे मेरे देह के टुकड़े टुकड़े कर दे, परंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। गांधी जी की आवाज़ बीहड़ में एक आवाज़ थी और विभाजन अनिवार्य हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन योजना को एक समराइज्ड वे में सुना है। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, इसमें कौन से लोग आए थे, ये 3 सदस्य एक प्रतिमंडल था और ये प्रतिनिधि मंडल ने अपने किन बातों को स्पष्ट किया था, इन सारे बातों पर हम लोगों ने आज के लेक्चर में चर्चा की है। धन्यवाद।